नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज जो हमारा शस्त्र है वो है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध। दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ये जो दो निबंध हैं इनके महत्वपूर्ण हम पॉइंट देखेंगे, एग्जाम के लिए हमारे महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसका है कि दिल्ली दरबार दर्पण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित एक साहित्यिक निबंध है जो समाचार बोली में लिखा गया। कैसा है दिल्ली दरबार दर्पण? साहित्यिक निबंध है और समाचार बोली में लिखा गया है। दिल्ली में 3 दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें पहला आयोजन 1 जनवरी 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। किसके? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। दिल्ली दरबार का दूसरा आयोजन जो था वो 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और तीसरा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। उसके बाद प्रस्तुत निबंध जो है दिल्ली दरबार दर्पण में प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन की चर्चा उसमें हुई थी। 28 अप्रैल सन 1876 में एक आधिकारिक घोषणा के तहत महारानी विक्टोरिया को सम्मानपूर्वक भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार में औपचारिक रूप से समझान हो गया था। उसके बाद निबंध में सभी जो हैं बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा भी मिला था। उस झंडे में एक तरफ राजेश्वरी का मुकुट बनाया गया था तो दूसरी तरफ पटरी पर झंडा पड़ने वाले राजा का नाम लिखा था। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले थे। इस निबंध में भारतेंदु जी ने वायसराय के लिए श्रीयुत शब्द का भी प्रयोग किया था। देखो किस शब्द का? श्रीयुत का। उसके बाद झंडा और तगमा देते समय वायसराय हर एक राजा से यह वाक्य कहा करते थे। कौन सा? कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी वह झंडा खुलेगा तो आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान रखना होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खां राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल की प्रतापी प्रबंधी है और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे कि आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिनों तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलवावे जो इस पर छपा है। निबंध में किलात के खां को झंडा नहीं मिला था, किंतु उन्हें एक हाथी पर जिस पर 4000 की लागत का हौदा था और जड़ाऊ गहने और घड़ी कार चोबी कपड़े कम खाब के थान आदि सब मिलाकर 25,000 की चीजें जो थी वो चीजें तोहफे में दी गई थी। ये याद रखना, संख्या पूछी गई है एग्जाम में। किलात के खां के साथ गए दरबारों के किस्तकारों में लगाकर 10,000 रुपए की चीजें दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद एक महात्मा जो थे, राजा ने वायसराय की प्रशंसा करते हुए दिल्ली में उसकी उपस्थिति को खुदा की मौजूदगी बताया। किसकी? खुदा की। निबंध में नवाब लुहारू की अंग्रेजी बातचीत
हास्यपद बातचीत बताई गई। जब वहाँ अंग्रेजों के कायदे और मुहावरे का हाथ पांव तोड़ देता है। नवाब लोहारू अरबी और फारसी में एक पद्य ग्रंथ भी रचा है जो श्रीयुत वायसराय को सुनाना चाहता है। अगला पॉइंट है कि 29 तारीख को महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आती हैं। ये ताश के जैसे वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा था। अगला पॉइंट है महारानी के साथ जो थे उनके पति राजा सखा राम साहिब और लड़के के अलावे उनका अनुवादक मिसेज पर्थ भी था। महारानी जो थी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर ना थी, इसीलिए वायसराय से ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ ही करती थीं। अनुवादक मिसेस फर्थ को श्रीयुत वायसराय ने मन भवानी अनुवादक की संज्ञा प्रदान किया। अनुवादक की संज्ञा जो थी वो प्रदान की। उसके बाद अगला पॉइंट है कि दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1 जनवरी को एक बड़े मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था, यानी नगर जो था उसके 5 मील दूर पर हुआ था, जिसमें वायसराय का षष्ठकोण चबूतरा था। इस दरबार में जो थे 63 शासनाधिकारी राजाओं की चबूतरे पर जगह मिली थी। दिल्ली दरबार में पहुंचे 63 राजा जो थे वो ये सभी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो पॉइंट महत्वपूर्ण होगा वही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। इतना ही था। अब हम आते हैं भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है निबंध पर। ये जो निबंध है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसमें शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। एक सांस्कृतिक और व्यंग्यात्मक निबंध है। कैसा है? सांस्कृतिक और व्यंग्यात्मक है, जिसका प्रकाशन 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में हुआ था। जो हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी उसमें ये प्रकाशित हुआ था। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ निबंध प्रकाशन जो है पूर्वी बलिया के दादरी मेले में सन 1884 में आर्य देशोपर्ण की सभा में भारतेंदु जी ने भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। इस कारण इस निबंध को बलिया का व्याख्यान नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद इसमें जो है कि बलिया की दादरी मेला भारत का सबसे बड़ा मवेशी मेला में दूसरा स्थान रखता है। भारतेंदु का यह भाषण बहुत प्रसिद्ध रहा। उसमें बलिया के लोगों को संबोधित भी किया गया था। इस निबंध में भारत के लोगों की खामियां, उसको सगज करना, ब्रिटिश सत्ता पर व्यंग, उसके कार्यों को सराहना आदि का उल्लेख भी किया गया था। उसके बाद इस निबंध में जो है भारतवर्ष की उन्नति में बाधक जो चीजें थीं वो कौन सी? आलस्य पर करारा व्यंग भी किया गया था। साथ ही लेखक ने यहाँ के लोगों को इंग्लैंड से कर्मशीलता की सीख लेने की भी सलाह दी थी। निबंध में धर्म की उन्नति को सर्वोपरि बताया गया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की भी सलाह दी गई है। भारतेंदु ने इस निबंध में पेंशन यानी पेंशन, वजीफा, नौकरी का लालच छोड़कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया है। उसके बाद परदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार भी इन्होंने किया था। भाषा का विश्वासन करते हुए अपनी भाषा को प्रतिष्ठित किया था। इस निबंध में भारतेंदु जी ने धर्म और जाति संप्रदाय का
मतभेद मिटाने का भी संदेश यानी भाषण भी दिया था। इस निबंध की शुरुआत छोटे से नगर बलिया में, जहां एक जगह लगभग सभी लोगों को इकट्ठा होने और उनका भाषण सुनने से होता है, ये भी सलाह उन्होंने दी थी। उसके बाद इसमें जो है कि बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट साहब और राय बहादुर थे, जिसकी तुलना अकबर से की गई थी। किसकी? कलेक्टर रॉबर्ट साहब राय बहादुर थे, इनकी तुलना अकबर से की गई थी, तथा चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल की तुलना अबुल फजल और टोरल मल से की गई थी। भारतेंदु ने इस निबंध में 3 मेढक की भी चर्चा की थी, जो हिंदुस्तान की प्रजा का वर्णन दर्शाती थी। वो 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठा हुआ था। ऊपर वाले ने क्या कहा कि जौक शौक, नीचे बीच वाला बोला गम सम, और सबसे नीचे वाला बोला कि गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा का यही है कि गए हम। हिंदुस्तान की दुर्दशा पर उल्लेख करते हुए भारतेंदु जी भागवत के श्लोक का उदाहरण करते हुए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो हमें मनुष्य जन्म ही दुर्बल है, जो सो मिला उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सम्मान पाकर भी मनुष्य इस संसार का सागर पार न कर पाए तो उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वही दशा है इस समय हिंदुस्तान की जनता का। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के राज्य को अच्छा बताते हुए हिंदुस्तानियों की उन्नति न करने का सबसे बड़ा अभाग्य और परमेश्वर का कोप बताते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्त और कमबख्ती फिर हमारी कमबख्ती ही है, अगर हम कुछ ना कर सके तो। और इसी तरह से वो इस आलस्य को सबसे बड़ा अपने उन्नति ना होने का कारण मानते हैं। भारतेंदु ने हिंदुस्तान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए इसकी तुलना दरिद्र कुटुंबी द्वारा अपनी इज्जत बचाने और लाजवंती बहू के फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए रखने से भी की है। भारतेंदु जो हैं मुर्दम शुमारी का रिपोर्ट का हलवा देते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं और रुपया जो है दिन दिन कमाता जा रहा है। उसके बाद भारतेंदु जी कहते हैं कि अंग्रेजों की उन्नति के बारे में बताते हैं कि हाँ, उसके यहाँ धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इसी कारण उसकी दिन दिन उन्नति होती है। निबंध में जो है भारतीय त्योहारों को मनाने के पीछे के उद्देश्य को भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि धर्म को परमेश्वर के चरण कमल का भजन कहा गया है। उसके बाद भारतेंदु ने कहा है इस निबंध में कि हिंदू के अलावा मुस्लिम तथा अन्य महजबों के लोगों से भी आलस्य त्यागने की अपील की है। भारतेंदु जी ने भारतवर्ष उन्नति के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, मराठा, पंजाबी, मदरसी, जैन सभी को एकजुट होकर रहने की बात भी की है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहो। भारतेंदु जी भारत का पैसा विदेश में जाने से चिंतित होते हुए कहते हैं कि जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी जो है हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी और जर्मनी, अमेरिका को जाती है। उसके बाद कहते हैं कि निबंध में हिंदुस्तानियों द्वारा पहने गए पोशाक को विदेशी बताते हुए कहा है कि मार्किन की धोती जो है अमेरिका से आती है। याद रखना, पूछा गया है कि मार्किन की धोती अमेरिका से और लंकलाट का अंगा इंग्लैंड का, कंघी फ्रांसीसी है और अगरबत्ती जो है जो तुम जलाते हो ये जर्मनी की है जो चर्बी से बनी है। इसमें भारतेंदु भारत की उन्नति कैसे हो सकती है वो कहते हैं जब तुम इस तरह से करोगे
तो भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, ये चीज़ें जो तुम स्वयं यूज कर रही हो ये खुद बनाना शुरू करो। सीख देते कहते हैं कि जिसमें तुम्हारी भलाई हो वही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा का उन्नति करो। ये जो है बात समझाते हैं। उसके बाद अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो क्या हैं, रेलगाड़ी हैं। क्या है, रेलगाड़ी हैं। हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, पर ये चलाने वाला ही नहीं है। और इसमें ये भी है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। उसके बाद इसमें जो है कि अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना कर रहे, तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है हमारे ऊपर। उसके बाद किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं। दरिद्र है, कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे लाजवती जो है यानी जो नई दुल्हन होती है, अपने लाज से अपने चेहरे को ढकती है। बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है, वही दशा हिंदुस्तान की है। उसके बाद त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। शौक तिल्फी से तुम गुल की, जो दिच्छर का था, ना कि हमने गुलदस्ता का सबक याद कभी। ये जो थी हमारे पॉइंट थे, महत्वपूर्ण थे, एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये था भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और दिल्ली दरबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो आज के सत्र को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।